Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अल्लाह के नाम से अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दुआ इल्म में इजाफे की आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए। यस। लास्ट कल हमने जो लेक्चर दिया है वो चैप्टर 2 पार्ट 1 था। एक हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट 2 जो है वो आपके लिए लाए। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 2। बुक ऑलरेडी फेडरल बोर्ड की बुक हम फॉलो कर रहे हैं और इस पर ही हमने सारे लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। इट्स ऑफ ग्रेड 9। कल हमने जिन टॉपिक को कवर किया उनमें हमने बात की थी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, राइट, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स की। एंड आई टोल्ड यू पीपल कि हम इसमें ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लाइक व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मलेरिया और फिर हम उसको पूरा रिजल्ट्स तक जज करेंगे कि कैसे उसकी हाइपोथेसिस आया, फिर देन उसकी डिडक्शन हुई, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, देन रिजल्ट जो है वो समराइज किया गया और फिर उसको पब्लिश किया गया। तो इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। मलेरिया, जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, राइट। और इसमें अगर हम इसकी तारीख देखें मलेरिया की तो हमें पता चलेगा कि इसको जो हल किया गया, बायोलॉजिस्ट ने इसको हल किया और इसके फैलाव को रोका। तो पहले उसके लिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया। और ये जितने स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे उसके मुताबिक वो आगे बढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट वगैरह समराइज करके दिए और उसके बाद उसकी मेडिसिन बनी और ये सारी चीजें हुई। तो इसमें अगर हम स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के उसमें देखें तो देखें, सबसे पहले साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। देन उन्होंने उसकी ऑब्जर्वेशंस ली थी जो कि दो किस्म की थी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये भी कल हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू आपके सामने पेश कर रही हूँ बिकॉज जो इसकी मलेरिया की डिटेल्स हैं वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिर उसके बाद उसका एक हाइपोथेसिस बना था। देन आफ्टरवर्ड, हाइपोथेसिस मैंने कल आपको बताया भी था, एक टेंटेटिव आइडिया होता है जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिडक्शन होती है जिसमें लॉजिकल कंसिक्वेंसेस जो हाइपोथेसिस है, जो टेंटेटिव आइडिया है, उसके डिस्कस किए जाते हैं। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स के ऑफ कोर्स रिजल्ट सामने आते हैं। फिर उन रिजल्ट्स की समरी बायोलॉजिस्ट जो है वो बनाते हैं। एंड देन वो जो रिजल्ट फाइनलाइज होता है उसको डिस्कस किया जाता है और जब वो डिस्कशन में आ जाता है एंड एवरीथिंग इज डन तो फिर उसको पेपर में पब्लिश करवा दिया जाता है। बट स्टिल वो एक ऐसा रिजल्ट होता है जो ओपन अप होता है और जिस पर फर्दर डिस्कशंस हो सकती हैं। आज जो हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी, केस स्टडी को लेके, वो है मलेरिया की। तो एज यू नो के एंशियंट टाइम में जो मलेरिया था वो जो डॉक्टर्स थे वो उससे बिल्कुल उनको इसके बारे में स्टार्टिंग में इतना ज्यादा पता नहीं था और वो इस बीमारी को बार बार होने वाली चिल या बुखार की बीमारी कहते थे। इनका मुशाहिदा भी यही था कि ये बीमारी इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, यानी जो दलदली एरियाज में रहते हैं। उनका ख्याल था कि उनमें ज्यादा पाई जाती है। ये ख्याल किया जाता था
कि उन इलाकों में भी ये बीमारी पाई जाती है जहां पर पानी लाइक खड़ा रहता है, मीन स्टेगनेंट वाटर जहां पर अवेलेबल होता है, वहां पर ये बीमारी जो है वो ज्यादा होती है। और उन्होंने बाद जो पहला नाम इस बीमारी को दिया था वो उसको बैड एयर के नाम से कहते थे, यानी गंदी हवा मलेरिया को कहते थे वो। और उन ये भी एक उनका ख्याल था कि उस गंदी हवा में या उस बैड एयर में सांस लेने से लोगों को मलेरिया होता है। ठीक है। इसी यकीन की वजह से इस बीमारी का नाम जो है वो स्टार्टिंग में माला रखा गया था। ठीक। और माला, और उसके बाद उसको यानी एरिया उसमें ऐड किया गया। तो समझ लिया, माला कहते हैं ये एक इटैलिक वर्ड है जिसकी मीनिंग होते हैं गंदी। ठीक है। और एरिया का मतलब होता है एयर, राइट। तो डर्टी एयर यानी उसको वो कहते थे, तो मलेरिया बाद में ये फेमस हुआ। ये जितनी ऑब्जर्वेशंस थी ये तो हो गई रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। देन आफ्टरवर्ड उन्होंने क्या किया, ये जितनी इनकी इसको रिकग्नाइज करने के बाद जो मुशाहिदात थे उसकी मजीद वजाहत की गई। और जो कुछ वॉलेंटियर्स थे उनके साथ ये किया गया कि ऐसे मार्शी एरियाज जो थे उसमें उन्होंने ऑल्दो वो मौजूद रहे लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है। तो ये वॉलेंटियरली कुछ लोगों के साथ ऐसा किया गया। फिर 17वीं यानी 17th जब हम सेंचुरी में जाते हैं तो जब नई दुनिया यानी अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो कई लाइक बहुत सारे प्लांट्स जो थे वहां पर वो इस्तेमाल होते थे, तो वो वहां से अमेरिका से यूरोप भेजे गए। तो उन्हीं में एक प्लांट था जिसका नाम था क्यूना क्यूना। ठीक है। उसकी जो लाइक जो छाल कह लें आप उसको, जो बाहर का उसका स्ट्रक्चर था वो इस बीमारी के लिए बहुत ज्यादा मुनासिब था। ये इतना फायदेमंद था कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि यूरोप में ये काफी मिकदार में भेजी जा सके। ठीक है। तो कुछ जो ताजिर ऐसे थे जो बेईमान किस्म के थे, उन्होंने क्या किया कि एक और दरख्त ले लिया और उसकी जो छाल थी यानी जो उसका आउटर स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। ठीक है। और इस उस जो रिप्लेस किया ताजिरों ने उसको, वो सिंकुना से किया था। ठीक है। अब सिंकुना और क्यूना क्यूना की छाल जो थी, जो आउटर लेयर थी, वो बहुत ज्यादा आपस में सिमिलर थी। तो ताजिरों की जो ये आप समझ लें बेईमानी थी वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुई। और सिंकोना की जो छाल है यानी जो आउटर लेयर थी वो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज्यादा उम्दा पाई गई। हम अब इसकी वजह से जानते हैं कि सिंकोना की जो छाल है, जो आउटर लेयर है, उसमें एक केमिकल मौजूद होता है जिसको क्यूनिन कहते हैं, जो कि मलेरिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस वक्त जो तबीब थे वो सिंकोना से मलेरिया का इलाज तो कर लेते थे मगर मलेरिया की वजह कोई भी ना जानता था। यानी वो क्या करते थे, बीमारी एक थी, डिजीज थी, और जब कोई मरीज उनके पास आता था मलेरिया का तो वो उसको ये लाइक मेडिसिन तो दे देते थे बट दे वर नॉट नोइंग के इसकी वजह क्या है, ये क्यों फैल रहा है। उन्होंने अपने जहन में एक हाइपोथेसिस तो बनाया हुआ था, एक आइडिया तो था उनको, बट ये किस वजह से हो रहा है देवर नॉट श्योर। उसके 2 साल के बाद हुआ ये कि कुछ बीमारियों की वजह से बहुत छोटे जो जानदार थे वो भी जो है वो आइडेंटिफाई होने लगे। और जब वो आइडेंटिफाई हुए तो हमें पता चला कि मलेरिया भी जो है वो एक्चुअली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। ठीक है। फिर 1878 में एक फ्रांस में आर्मी के एक डॉक्टर थे जिनका नाम लेवरिन था। वो लेवरिन ने क्या किया, मलेरिया की वजह से उन्होंने इस पर काम स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया कि मलेरिया के एक मरीज का खून लिया और माइक्रोस्कोप में उसका
उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर काम शुरू हुआ, तो उसके बाद जब मलेरिया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इट मींस देखना पॉसिबल हुआ, उससे पहले यकीनन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रोस्कोपी नहीं थी तो जाहिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना नामुमकिन था, बट जब उनको देखा गया, उसके बाद ही देखा जाए तो मलेरिया पर पहली दफा काम जो है वो लेवरॉन ने किया था। और उन्होंने क्या किया कि जो मरीज ऐसे आए जिनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती थी, उनके ब्लड को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि जो मरीज आ रहे हैं जिनमें ये डिजीज मौजूद है, उनके खून में जो है वो छोटे छोटे कुछ जिंदा जानदार मौजूद है। अब लेवरॉन की ये जो दरियाफ्त थी या जो ये इन्वेंशन थी, इसने दूसरे साइंसदानों ने इसकी हिमायत नहीं की। लाइक उन्होंने इसको सही नहीं माना। इसी के 2 इयर्स के बाद एक और डॉक्टर ने मलेरिया के एक और मरीज के खून में ऐसी ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि माइक्रोस्कोपिक थे। ये सेकंड टाइम इसको इन्वेंट किया गया। ठीक है। फिर उसके 3 इयर्स के बाद एक जो है वो दोबारा इसी टाइप की छोटी मखलूक जो है वो अगेन देखी गई। ठीक। अब ये जो थर्ड टाइम देखा गया, इसके बाद साइंटिस्ट ने इसका नाम, जो ये जो छोटे जानदार देखे गए थे मलेरियल पेशेंट की बॉडी में, उसको नाम दिया उन्होंने प्लाज्मोडियम का। ठीक है। उन 19th सेंचुरी में मलेरिया की वजह से मुख्तलिफ कई जो हैं वो तजावीज भी सामने आई। इस वक्त जो चार कुछ चीजें जो ऑब्जर्व की गई, वो ये हैं, ये जो आप स्लाइड में भी इवन देख सकते हैं कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज में मौजूद होता है। मलेरिया के इलाज के लिए जो है वो क्यूनीन एक बहुत बेहतरीन दवा है। अ, जो मार्शी एरियाज हैं वहाँ, लाइक अगर कोई वो स्टेगनेंट वाटर पी ले तो उससे वो मलेरिया नहीं होता। ठीक है। यानी जो पहले एक आइडिया था कि माला और एयर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि वो गंदा पानी पीने से उनको वो मलेरिया हो रहा है, तो वो गलत साबित हुआ कि ये गंदा पानी पीने से किसी को मलेरिया नहीं हो रहा। ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथी चीज ऑब्जर्व की गई, वो ये थी कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट की बॉडी में देखे गए। तो ये चार चीजें अभी ऑब्जर्वेशन में थी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स और कोई भी चीज अभी इसके ऊपर नहीं की गई थी। अब हम जानते हैं कि साइंसदान जो हैं वो जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो उनको नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करके एक बार जो है वो एक या एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है। यानी जितनी भी अब उन्होंने इस प्रॉब्लम को, मलेरिया के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया और जो भी नॉलेज उनके पास आई, उससे उन्होंने एक या एक से ज्यादा एक आइडिया बनाया, एक फॉल्स आइडिया बनाया, और उसको उन्होंने हाइपोथेसिस का नाम दिया। अगर हम मलेरिया की केस स्टडी देखें तो इस मामले में हाइपोथेसिस ये बनाया गया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है। यानी मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम है। अब साइंसदान ये नहीं जानते थे कि इनका बनाया हुआ ये जो हाइपोथेसिस है कि मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, ये ठीक भी है या नहीं है। ठीक। लेकिन वो दुरुस्त मानकर, यानी उसी को एक बेस मानकर डिडक्शंस करते रहे। ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस ये था कि मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, उसके बाद उसकी डिडक्शन की गई। ठीक है। तो डिडक्शन में क्या जो हमारे सामने आया वो ये था कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया में मुब्तला तमाम लोगों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर जाहिर है, अगर वजह बैड एयर नहीं है या डर्टी वाटर नहीं है, तो फिर अगर इसकी वजह मेनली प्लाज्मोडियम है, तो इट मीन्स के हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब उसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया वो ये था कि डिडक्शंस को
एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो है वो चेक किया गया। इन एक्सपेरिमेंट्स का जो है वो उसके बाद अरेंजमेंट किया गया और मलेरिया में मुब्तला 100 तकरीबन 100 पेशेंट्स के जो ब्लड सैंपल्स लिए गए और उसके बाद उनको माइक्रोस्कोप में उनको देखा गया। तो 100 बीमार लोगों के खून लिए गए और 100 सेहतमंद लोगों के खून लिए गए। ठीक है। और इसके बाद उन इन दोनों को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि 100 एक्चुअली जो है वो सेहतमंद लोगों के खून क्यों लिए गए, ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप जरूर रखा जाता है, और कंट्रोल ग्रुप में सेहतमंद या जो बिल्कुल फिट होते हैं या हेल्दी होते हैं उनको लिया जाता है, ताकि उससे कंपैरिजन में किसी भी एक्सपेरिमेंट में आसानी हो, और जो प्रॉब्लम है उसको जब कंपैरिजन में लाया जाए तो साइंटिस्ट किसी रिजल्ट पे पहुंच सकें। तो इन द केस ऑफ मलेरिया, ये जितने तजर्बे किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देखा गया कि तकरीबन तमाम मरीजों के जो पेशेंट्स थे उनके खून खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि जो 100 हेल्दी लोग थे उनमें उन लोगों में से 7 लोगों के खून में भी प्लाज्मोडियम पाया गया। अब हम आज तो हम इसका रिजल्ट ये निकालते हैं कि सेहतमंद लोगों के खून में प्लाज्मोडियम जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें पैरासाइट किसी मेजबान या होस्ट के बॉडी में दाखिल तो हो जाता है, मगर अपने अपने आप को जाहिर करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है। यानी ऐसा नहीं होता कि प्लाज्मोडियम हेल्दी बॉडी के अंदर गया और नेक्स्ट डे ही मलेरिया हो गया या उसी वक्त मलेरिया हो गया, बट इट ऑलवेज कंप्लीट्स अ साइकिल विद इन द बॉडी ऑफ दैट होस्ट। और जब वो साइकिल कंप्लीट होती है, फिर मरीज के सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट होते हैं कि वो पेशेंट है। ठीक है। तो इट मीन्स के 100 जो अनहेल्दी थे, जो मलेरियल पेशेंट थे, उनमें तो सब में प्लाज्मोडियम मौजूद था, बट जो 100 हेल्दी लोग थे, जो कंट्रोल ग्रुप था, उसमें से 7 लोगों के जिस्म में प्लाज्मोडियम था, एंड 93% वर हेल्दी। ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये था कि प्लाज्मोडियम इंसान के जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया कि प्लाज्मोडियम, इस प्रॉब्लम के लिए बायोलॉजिस्ट के पास जो ऑब्जर्वेशंस थी उनमें ये चीजें शामिल थी कि मलेरिया का ताल्लुक मार्शी एरियाज से है। ठीक है। यानी मार्शी एरियाज में पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है। इट मीन इसका जो रीजन है वो कुछ और है। तो इन मुशाहिदात की बिना पर नतीजा निकाला जा सकता है कि प्लाज्मोडियम खड़े हुए पानी या स्टैंडिंग वाटर में नहीं होता, लेकिन इसकी कोई ऐसी रीजन जरूर मौजूद है जो इस स्टैंडिंग वाटर से आती है। यानी इस स्टेगनेंट वाटर, जो खड़ा हुआ पानी है, उससे कोई रीजन है, लेकिन वो पीने से नहीं होता। फिर 1883 में एक साइंटिस्ट थे, ए एफ किंग। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग कमरों से बाहर सोते हैं, इनको अंदर सोने वालों की निस्बत मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। यानी वो लोग जो स्टेगनेंट वाटर के या स्टैंडिंग वाटर के नजदीक रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कमरों के अंदर नहीं सो रहे, वो बाहर सो रहे हैं, तो उनमें मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं। और जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस कम हैं। जो लोग नेट लगाकर सोते हैं उनमें भी मलेरिया के चांसेस कम हैं। ठीक है। यानी अगर वो बाहर सो रहे हैं इवन, लेकिन उन्होंने नेट लगा ली है, तो उनमें भी मलेरिया के चांसेस कम हो गए। वो अफराद जो धुएं के करीब सोते हैं उनमें भी मलेरिया मौजूद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है। तो इट मीन ये 3 मुशाहिदात थे जिसको बेस बनाकर ए एफ किंग ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की।
इन मुशाहिदात की को बेस बनाकर जो एएफ किंग थे, उन्होंने ये हाइपोथेसिस जो है वो शेयर किया कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, इसलिए मलेरिया के फैलाव के जिम्मेदार हैं। यानी मॉस्किटोज जो हैं वो एक्चुअली प्लाज्मोडियम जो यूनिसेलुलर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली फॉर मलेरिया। अब इट मीन्स कि अगर मच्छर या मॉस्किटो को स्प्रेड होने से हम रोक दें, तो इट मीन्स कि प्लाज्मोडियम जो है वो भी स्प्रेड होना रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ ये कि मॉस्किटोज जो हैं वो ही प्लाज्मोडियम के स्प्रेड होने के जिम्मेदार हैं, और मलेरिया के मरीज को काटकर मच्छर वहां से प्लाज्मोडियम ले सकता है। राइट, यानी अगर मलेरियल पेशेंट कोई है, और अगर मॉस्किटोस को लाइक काटेगा या बाइट करेगा, तो जो प्लाज्मोडियम है इवन वो पेशेंट बॉडी से मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर मॉस्किटो नेक्स्ट जिस अगर हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो एक्चुअली एक कैरियर बन जाएगा, वो वेक्टर बनेगा, और वो उस प्लाज्मोडियम को उस मलेरियल पेशेंट से हेल्दी बॉडी में भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सपेरिमेंट्स और डिडक्शन और ऑब्जर्वेशन, और अगर हम और पीछे जाएं तो रिकग्निशन, ये सारा बेस बनाकर एएफ किंग ने जो है वो ये रिजल्ट निकाला था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो था वो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि मुतासरा इन्फेक्टेड मच्छर जो है जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है, उसको उससे जो है वो एक सेहतमंद इंसान को जो है वो स्पेशली कटवाया जाए। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त है तो इंसान को मलेरिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन साइंसदान को तजर्बात में इस्तेमाल करने, साइंसदान इंसानों को तजर्बात में यूजुअली इस्तेमाल करने से ऑफ कोर्स गुरेज करते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो समटाइम तशवीशनाक हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ह्यूमन बीइंग, उन्होंने इसके लिए जो है वो स्पैरो यूज की, यानी एक चिड़ियों को इस्तेमाल किया। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो था उसके जरिए उन्होंने स्पेशली जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने उन लाइक क्यूलिक्स के जरिए उन्होंने उसको इन्फेक्टेड लोगों से बाइट करवाया, एंड देन उसको स्पेशली फिर जो है वो हेल्दी जो स्पैरोस थी उनमें उस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर किया गया। जाहिर है वो भी बाइटिंग के जरिए ही हुआ होगा। तो फिर हमें ये पता चलता है कि चंद मच्छरों को जब बाद में उनको लाइक मारकर उनका जायजा लिया गया तो पता चला कि प्लाज्मोडियम मच्छरों के जो स्टमक है, ठीक है, उनकी उसमें जो है वो लाइक अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं। यानी जो मॉस्किटो का स्टमक है उसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर जब इनका ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है और ये तादाद में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये यहाँ से उस मॉस्किटो के स्लिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन्होंने कुछ मुतासरा मच्छरों को जिंदा रखा और इनसे सेहतमंद चिड़ियों को या स्पैरोस को दोबारा कटवाया। अब रूस ने जो रूसी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज थे उनके स्लाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और काटने के बाद क्या हुआ कि वो चिड़ियों के खून में चले गए। जब इसने इन चिड़ियों के खून का मुआयना किया साइंटिस्ट ने, तो जो पहले सेहतमंद थी इनके खून में बहुत ज्यादा प्लाज्मोडियम नजर आया। एक्सपेरिमेंट्स जो भी किए गए उनके बाद देन जो डिडक्शन थी, देन
ऑब्जर्वेशंस एंड देन जो बायोलॉजिस्ट की नॉलेज थी, उसके बाद जो है वो जो रिजल्ट रिपोर्ट किया गया वो यही था कि plasmodium is the cause of malaria, and it was the result was of these experiments were announced, and it was published worldwide. इसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो है वो शो करवाया गया। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें जो मेन एक्सपेरिमेंट में स्पैरो को यूज किया गया, ठीक है। और उसके बाद जब व्हेन इट वाज कंफर्म्ड, तो उसके बाद इसमें इंसान पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड देन इट वाज रिपोर्टेड। फिर ये जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट पब्लिश हुए, उस पर सेमिनार्स और उसमें बातचीत की गई, उसमें बायोलॉजिस्ट ने डिस्कशंस की, और फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है वो यही है कि ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। पिक्चर्स आप दोनों देख सकते हैं, इवन दीज बोथ द पिक्चर्स दे आर प्रेजेंट इन योर बुक एज वेल। इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ एन इन्फेक्टेड इनोफ्लीज जो है वो कैसे इंसानों में जो है वो मलेरिया का बाइस है। और इन द केस ऑफ स्पैरो, क्यूलिक्स जो है वो कैसे इन्फेक्ट कर रही है स्पैरोज को। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर है। इसमें स्टिल अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।